ज़हीरुद्दीन बाबर किस्त नंबर 7। वक्त तेजी से गुजरता रहा। फरगाना के हाकिम शेख उम्र मिर्जा का बेटा बाबर मिर्जा अब 6 साल का हो गया था। खूबसूरत नक्श और नुगार रखने वाला एक ज़हीन बच्चा। देखने वालों को बाबर का अहद तिफली बहुत ज्यादा गैर मामूली नजर आता था। उसकी शख्सियत में सबसे ज्यादा नुमायां बात यह थी कि वो किसी से डरता नहीं था। मस्त हाथियों की लड़ाई देखकर वो इस तरह खुश होता जैसे दो बलियां आपस में लड़ रही हूं। हालांकि बाबर की उम्र के दूसरे बच्चे हाथियों की चंगाड़ सुनकर अपने बापों की गोद में खौफ से सहम जाते थे। वो इस कदर नौ उम्री में इतने आत्माद से घोड़े की पश्त पर बैठता जैसे वो कोई तजुर्बाकार शहसवार हो। शमशीर जिनी की तरबियत हासिल करते वक्त बाबर इस तरह तलवार पकड़ता जैसे वो खुद इस फन का उस्ताद हो और उसको सिखाने वाला एक नौ आमूज शागिर्द। बाबर मिर्जा की ये इस्तिकामत देखकर मौलाना काजी अक्सर उम्र शेख मिर्जा से कहते, साहब आलम, अल्लाह शहजादे को नजरबद से बचाए। उनकी रफ्तार व गिफ्तार में बड़े हुक्मरानों की सी शान नजर आती है। मौलाना काजी जैसे आलम व फाजिल इंसान की जबान से अपने बेटे के लिए तारीफी कलमात सुनकर उम्र शेख मिर्जा बावाज बुलंद खालिक कायनात का शुक्र अदा करता और तकरीबन रोजाना ही बाबर की नजर उतारी जाती और गरीबों में सदक़ात तक़सीम किए जाते। बाबर मिर्जा का फितरी रहजान भी बड़ा अजीब था। एक तरफ वो मौलाना काजी से सियासत व मजहब की तालीम हासिल कर रहा था, दूसरी तरफ अपने वक्त के मशहूर नजूमी से सतारों का इल्म सीख रहा था, तीसरी तरफ फरगाना के नामूर सिपा सालार इसे जंग की तरबियत दे रहे थे और चौथी तरफ वो तरकी शार व अदब में भी बेपुनाह दिलचस्पी ले रहा था। गैर मामूली जहानत और फितरत की उस रंगारंगी ने बाबर की शख्सियत में अजीब दलकशी और जाज़िबियत पैदा कर दी थी। बाबर बेक वक्त जफाकश, जरातमंद, शुजा और बेखौफ भी था और दूसरी तरफ इंतहाई रहम दिल और सखी भी। अगर कोई जरूरतमंद बाबर से सवाल करता तो वो हमेशा सवाली को इसकी तलब से ज्यादा बख्श देता। इस दौरान कुदरत ने उम्र शेख मिर्जा के दामन को मजीद खुशियों और नामतों से भर दिया था। बाबर की पैदाइश के दूसरे साल उम्र शेख मिर्जा के यहाँ एक और लड़का पैदा हुआ जिसका नाम जहांगीर मिर्जा तजवीज़ किया गया और तीसरे साल एक खूबसूरत लड़की खानाजाद बेगम पैदा हुई। मगर उमर शेख मिर्जा के इन दोनों बच्चों की ज़ाहिरी शख्सियत में कोई ख़ास बात नहीं थी। फरगाना के बाम वो दर पर फरागत व सुकून की बारिश हो रही थी, लेकिन अहमद जमाल के शब व रोज़ बड़ी बेआरामी में गुजर रहे थे। चंद साल पहले उम्र शेख मिर्जा की दलदारी के बायस अहमद जमाल को जो उत्मीनान कल्ब हासिल हुआ तो उसे कत्ल खानिम के जारहाना और तहकीर आमीज सलूक ने एक बार फिर गारत कर दिया था। अहमद जमाल बाबर मिर्जा के लिए अब दिल में एक खास किशिश है महसूस करता था और खुद बाहर भी उससे बहुत ज्यादा मानूस हो गया था। मगर खानिम हमेशा अपने बच्चे को अहमद जमाल से दूर रखने की कोशिश करती थी। मलका फरगाना ने बड़ी राजदारी के साथ महल के कई खिदमतगार मर्दों और कनीजों को अहमद जमाल की जासूसी पर मामूर कर दिया था। उन्हें वाज़ेह अल्फाज में हुक्म दिया गया था कि बाबर मिर्जा को अहमद जमाल से तन्हाई में न मिलने दिया जाए और अगर कभी ऐसा इत्तिफाक हो जाए तो अहमद जमाल की हरकत व सकनात पर गहरी नजर रखी जाए। अहमद जमाल का दिल चाहता था कि वो फुर्सत के हमेशा के लिए, 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 हमेशा के लिए हम लम्हात में बाबर मिर्जा के साथ सीर व तफरीह करे। मगर आज तक उसे ऐसा कोई मौका मैसर नहीं आया था। वो जब भी मुल्का फरगाना के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करता तो कत्ल खानिम उसे इंतहाई तल्ख लहजे में झड़क देती। बाबर मिर्जा एक शहजादा है और शहजादों के पास इन फजूल कामों के लिए वक्त नहीं होता। जमाल तड़प उठता और उसे ये महसूस होता जैसे मुल्का फरगाना ने भरे दरबार में उसके चेहरे पर सियाही मिल दी हो। फिर अगर कभी इत्तिफाक से उसे मुगल शहजादे की कुर्बत मैसर आ जाती और वो सब्जाजार में बाबर के साथ टहल रहा होता तो अचानक ही कसर शाही की कोई जासूस कनीज किसी आफत न गहानी की तरह नाजिल हो जाती और बाबर मिर्जा को मुखातब कर के कहने लगती, शहजादा आलम तशरीफ ले चुले, मुल्का आलिया आपको याद फरमा रही हैं। शुरू में अहमद जमाल ने उसे महज इत्तिफाक समझा,
मगर जब बार बार यही अमल दोहराया गया तो अहमद जमाल पर यह तकलीफ दे हकीकत फाश हो गई कि मलका फरगाना बाबर मिर्जा से इसकी मुलाकातों को पसंद नहीं करती। फिर इस वक्त अहमद जमाल की सायतों में सैयद मेहदी के ये अल्फाज गूंजने लगते, शहजादे, कोई भी सूरतहाल हो मगर तुम वारिस फरगाना को छोड़कर कहीं न जाना। अहमद जमाल शदीद उजियत में मुब्तला था। वो सैयद मेहदी की हदायत को याद करके रो पड़ता, बाबा, मेरे और वारिस फरगाना के दरमियान ना काबिल उबूर खलीज हाइल है, फिर मैं क्या करूं? मुझे कोई दूसरा हुक्म दीजिए। अहमद जमाल बहुत देर तक आलम तसव्वुर में सैयद मेहदी से मुखातिब रहकर अपने दिल का गुबार धोता रहता। फिर कुछ उरसे बाद ये गुबार मजीद गहरा हो गया तो एक रोज अहमद जमाल ने उम्र शेख मिर्जा से मलका फरगाना के बेरहमाना सलूक की शिकायत की। फरजंद, औरतों की बातों पर ज्यादा सोचकर अपना ज़हन बर्बाद न किया करो। तुम सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहा करो। रास्ते के संगरेजे इतने बाअख्तियार नहीं कि वो तुम्हारे पैरों की जंजीर बन जाएं। मैं कब तक अपना सफर जारी रखूं साहब? आलम, मेरी तो कोई मंजिल ही नहीं है। अहमद जमाल के लहजे में बड़ी तप्श थी। बाबा फरमाया करते थे कि मैं वारिस फरगाना को छोड़कर न जाऊं, और वारिस फरगाना मुझसे उस तरह जदा है जैसे दरिया का दूसरा किनारा। मैं नहीं जानता कि उस हदायत में क्या निकता पोशीदा है। फिर भी मैंने बाबा से यह दरख्वास्त की है कि मुझे कोई दूसरा हुक्म दिया जाए। साहिब आलम, मुझे दूसरों की मिजाजी कैफियत का अंदाजा नहीं, मगर मेरा अपना हाल ये है कि मैं भेक में दी हुई जिंदगी भी कबूल नहीं करता। ये ऐश व आसाइश तो बहुत हकीर सी चीजें हैं। मैं तुम्हारी गैरत व खुददारी का कायल हूं, मगर मेरी मजबूरियों का भी कुछ लिहाज करो। मैं बीरूनी मुहाज पर दुश्मनों से अलझा हुआ हूं और अब मेरे घर में भी एक नया मुहाज खुल हुआ हूं गया है। उम्र शेख मिर्जा बड़े शकस्ता लहजे में बोल रहा था। मेरा ख्याल था कि औलाद की नामत पाने के बाद वो मगरूर व बद दिमाग औरत आजिज व इनकिसार का पेकर बन जाएगी, मगर आज अंदाजा हुआ कि इंसानी फितरत कभी तब्दील नहीं होती। सैयद ने कुछ सोचकर ही तुम्हें ये हुक्म दिया होगा। जब तक इस हुक्म के इसरार खुल नहीं जाते, इस वक्त तक कुछ और इंतजार कर लो। वैसे बाबर अभी बच्चा है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब होश वो हुवास की मंजिल पर पहुंचेगा तो वो खुद बखुद तुमसे आम लेगा। अल्लाह ही जानता है कि क्या होने वाला है। अहमद जमाल ने थक्की थक्की सी एक गहरी सांस ली और कमरे की छत में आवीज़ां खूबसूरत फानूस को देखने लगा। फिर जब उमर शेख मिर्जा ने मलका फरगाना से उसके हासदाना और संगदलाना सलूक की शिकायत की तो कत्ल खानिम इंतहाई गजब नाक लहजे में कहने लगी, मैं उस गुलाम ज़ादे पर एतबार नहीं करती। वो किसी वक्त भी मेरे मासूम बच्चों से अपने बाप के कत्ल का इंतकाम ले सकता है। यही वजह है कि मैं बाबर मिर्जा को उससे दूर दूर रखती हूं। मुझे आपका ये अंदाज करम भी पसंद नहीं। नीच लोग इस कदर इल्तिफात के लायक नहीं होते। बेगम, अल्लाह के कहर से डरो। उम्र शेख मिर्जा आज पहली बार अपनी बीवी के सामने चीखा था। मैं तो इस तसव्वुर से भी लर्ज जाता हूं कि कहीं तुम्हारा ये तकब्बुर पूरी रियासत को किसी दर्दनाक अजाब में मुब्तला न कर दे। हम बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। कत्लग खानिम के गुरूर का वही अंदाज था। उमर शेख मिर्जा गुस्से में भरा हुआ कमरे से निकलकर चला गया और कत्लग खानिम जैसी कीना परौर औरत के दिल में अहमद जमाल की तरफ से एक नई ग्रह पड़ गई। अहमद जमाल एक बार फिर मायूसियों के गर्दाब में उलझ कर रह गया था। आलिया ताजदार खानिम अपनी फूफी के रवैये से बाखबर थी, इसलिए अहमद जमाल को बहुत ज्यादा मोहतात रहने की हदायत करती रहती। रात के वक्त जब मौका मिलता वो अहमद जमाल के कमरे में चली आती और उसे महल्लाती साजिशों के बारे में तफसील से समझाती। जमाल आलिया की तवील तकरीरें सुनकर बरहम हो जाता। कैसी साजिशें और कैसी एहतियातें? अहमद जमाल बेखौफ और खतर होकर जवाब देता, हम लोग तो उनके हाथों के खिलौने हैं। मेरे बाप को किसी जुर्म के बगैर कत्ल कर डाला। एक दिन मुझे भी किसी खुता के बगैर रेजा कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा और क्या होगा? तुम मुझे भी उन्हीं लोगों में शामिल समझते हो? अहमद जमाल के लहजे की नश्तरियत से आलिया के चेहरे पर तपदक के मरीज की सी जर्दी छा जाती। फिर कौन हो तुम? अहमद जमाल के होंठों से चंगारियां उड़ने लगते। इन्हीं की तो औलाद हो। और मेरी मोहब्बत? यकायक आलिया ताजदार खानिम की आंखों में धवां सा भर जाता।
وہ برسوں سے اس کے تغافل کو ہنس کر برداشت کر رہی تھی، مگر آج اس کے سینے پر ایسا زخم لگا تھا کہ جس کی خلش سے گرم غبار اٹھا اور پھر پلکیں بھیگ گئیں۔ قتلغ خانم کے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک یتیم لڑکی کی محبت ہی کیا؟ احمد جمال کی زبان آتش بن گئی تھی۔ اگر تم با اختیار ہوتے تو تمہارے وعدے کو پرکھنے کی کوشش کرتا۔ جواب میں عالیہ نے کچھ نہیں کہا، بڑی عجیب نظروں سے احمد جمال کی طرف دیکھا اور آہستہ کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ اس واقعہ کے بعد احمد جمال نے خود کو یکسر بدل ڈالا تھا۔ وہ دن بھر شمشیر زنی اور شہسواری کی مشق کرتا، عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء تک کتابوں کے مطالعے میں غرق رہتا، پھر عشاء کے بعد سید مہدی کی قبر پر جاتا اور ذکر الہی میں مشغول رہتا۔ عالیہ تاجدار خانم بھی باقاعدگی کے ساتھ احمد جمال کے کمرے میں آتی اور کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی، پھر چپ چاپ واپس چلی جاتی۔ احمد جمال بھی عالیہ کی موجودگی کو محسوس کر لیتا، مگر اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش جنگ جاری تھی۔ ایک دن قتلغ خانم کی جاسوس کنیر نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا، ملکہ معظمہ کے خاندان کی عزت خطرے میں ہے۔ سادہ دل عالیہ تاجدار خانم اس فریب کار احمد جمال میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں۔ قتلغ خانم اس قربت کو بچپن کی رفاقت سمجھ رہی تھی، مگر آج اسے اندازہ ہوا کہ دریا کا پانی کناروں سے نکل آیا ہے اور موجوں کی یہ طغیانی کسی خوفناک سیلاب کا پیش خیمہ ہے۔ ایک تو شاہی خاندان کے وقار کا سوال، دوسرے احمد جمال سے شدید نفرت۔ قتلغ خانم نے فوری فیصلہ کر لیا کہ وہ دونوں کے درمیان ناقابل شکست دیوار کھڑی کر دے گی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں مغولستان سے خانم کی رشتے کی بہن کا لڑکا سکندر مرزا فرغانہ آیا ہوا تھا۔ وہ بڑا بد مزاج اور بد تہذیب نوجوان تھا۔ قصر شاہی میں قدم رکھتے ہی سکندر مرزا کی آوارہ نظریں عالیہ تاجدار خانم کے نازک چہرے پر پڑی تھیں اور اس کے حسن کا اسیر ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک بار سکندر مرزا نے عالیہ خانم سے بڑے شائستہ انداز میں اظہار محبت بھی کر ڈالا تھا، مگر عالیہ نے اسے اس قدر غضبناک لہجے میں تنبیہ کی تھی کہ وہ دوبارہ اس کے قریب آنے کی ہمت نہ کر سکا تھا۔ عشق میں ناکامی سے دوچار ہو کر سکندر مرزا نے اپنی خالہ خانم کے سامنے دامن مراد پھیلا دیا تھا کہ اس کی شادی عالیہ تاجدار خانم سے کر دی جائے۔ ملکہ فرغانہ نے اپنے بھانجے کو ناکارہ سمجھ کر بہانے سے ٹال دیا تھا، مگر آج عالیہ کو احمد جمال کی طرف ملتفت پا کر خانم کا غصہ بھڑک اٹھا تھا۔ اگرچہ عالیہ جیسی حسین، تعلیم یافتہ اور مہذب لڑکی سکندر مرزا جیسے بدقماش نوجوان کے لائق نہیں تھی، لیکن احمد جمال سے وابستگی کے باعث نگار خانم کو اپنی بھتیجی سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ خود پرست اور بے رحم عورت ایک ہی وقت میں دو معصوم انسانوں سے بدترین انتقام لینا چاہتی تھی۔ پھر ایک رات ملکہ فرغانہ نے عالیہ تاجدار خانم کو خلوت میں طلب کر کے اپنا ظالمانہ فیصلہ سنا دیا۔ عالیہ، حکومت کے ہنگاموں میں ہمیں خیال ہی نہیں رہا کہ تم جوان ہو گئی ہو۔ بہرحال ہم طے کر چکے ہیں کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے۔ میرے خیال میں سکندر مرزا تمہارے لیے بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ پہلے تو کچھ دیر کے لیے عالیہ سناٹے میں رہ گئی، پھر اس نے سنبھل کر فرغانہ کی مغرور ملکہ کے سامنے ناقابل بیان جرات گفتار کا مظاہرہ کیا۔ خیر، سکندر مرزا تو ایک کھلا ہوا حیوان ہے، اگر کوئی فرشتہ صفت انسان بھی ہوتا تو میری مرضی کے بغیر یہ شادی ممکن نہیں تھی۔ ملکہ عالیہ، کم سے کم آپ نے مجھ سے تو معلوم کر لیا ہوتا۔ عالیہ تاجدار خانم کے لہجے میں بڑا کرب تھا۔ کیا میں بھیڑ بکری ہوں کہ جس کی رسی پکڑ کر کوئی قصاب مذبح خانے کی طرف لے جائے؟ عالیہ کا جواب سن کر قتلغ خانم پاگل سی ہو گئی۔ ملکہ فرغانہ نے اپنی نشست سے اٹھ کر اس بیباک لڑکی کے رخساروں پر کئی تھپڑ مارے جو اپنے حقوق کے لیے تنہا جنگ کر رہی تھی۔ عالیہ تاجدار خانم کو اپنی پھوپھی کی طرف سے اس جارحیت کی توقع نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے سکتہ سا ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے نگار خانم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس ملکہ معظمہ، میں کوئی کنیر یا لونڈی نہیں ہوں، تو لونڈیوں سے بھی بدتر ہے ناہنجار۔ نگار خانم ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس نے اپنی بھتیجی کے لیے زبان سے کئی تہمتیں تراش دی تھیں۔ حرم سرا میں ایک شور سا برپا تھا۔ کسی کنیز نے عمر شیخ مرزا کو بھی اس ہنگامہ آرائی کی خبر کر دی۔ والی فرغانہ تیز قدموں سے چلتا ہوا خانم کی خواب گاہ میں داخل ہوا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کی جلتی آنکھیں
और आलिया का उदास चेहरा देखा। शौहर के सवालात की बारिश से पहले ही खानिम ने अपने गेज व गजब का सारा इसलहा इस्तेमाल कर डाला। उमर शेख मिर्जा ने आगे बढ़कर आलिया के सिर पर हाथ रख दिया और फिर उसे सहारा देकर कमरे से बाहर ले जाने लगा। ये सिकंदर मिर्जा से शादी करेगी या मंगोलिस्तान वापस चली जाएगी? कतलग खानिम ने शोहर की मौजूदगी का एहसास किए बगैर चीखते हुए कहा। उमर शेख मिर्जा ने पलटकर इंतहाई खशमगे निगाहों से बीवी की तरफ देखा और आलिया को लेकर खानिम की ख्वाबगाह से निकल गया। आलिया ने उमर शेख मिर्जा से साफ साफ कह दिया कि वो सिकंदर मिर्जा से शादी नहीं करेगी। शरीयत उसे अपने पसंद की शादी करने का पूरा अख्तियार देती है। उमर शेख मिर्जा ने अपनी गजब नाक बीवी को सही सूरतहाल समझाने की कोशिश की तो खानम एक बार फिर शौले की तरह भड़क उठी। वह बेहया आलिया इस गुलामजादे अहमद जमाल की परफरीब बातों से मुतासिर होकर इसके इश्क में मुब्तला हो गई है और मैं अपने अजीम और मोहतरम खानदान की रसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप दोनों को बता दीजिए कि उनके लिए फरगाना के दरवाजे बंद हो चुके हैं। उमर शेख मिर्जा शदीद जहनी कशमकश का शिकार था। इसने इंतहाई मजबूरी की हालत में आलिया से इस नाजिक सूरतहाल पर गुफ्तगू की। आलिया का चेहरा शर्म से सरख हो गया। फिर उसने झुके हुए सर के साथ रख रख कर अहमद जमाल की मोहब्बत का एतराफ कर लिया। साहब आलिम, ये दरस्त है कि मैंने अपनी जिंदगी के रास्ते का इंतखाब कर लिया है, मगर यकीन करें कि यह रास्ता लांत और रसवाई का नहीं है। मैं आपको किसी मोड़ पर मायूस नहीं करूंगी। उमर शेख मिर्जा आलिया के इंतखाब पर खुश था, लेकिन उसके जहन में कतलग खानिम की यह बात किसी जहरीले कांटे की तरह खटक रही थी कि अहमद जमाल मासूम आलिया को विरगुला कर खानदान शाही से इंतकाम लेना चाहता है। सियासी हंगामा खीजियों और महल्लाती साजिशों के सबब इंसानी रिश्तों के बारे में उमर शेख मिर्जा का यकीन मुतजलजल होता जा रहा था। उसने एक दिन अहमद जमाल को भी तन्हाई में तलब है कर लिया। हाकिम फरगाना की ख्वाहिश थी कि अहमद जमाल से गुफ्तगू के बाद वो आलिया खानम से उसकी शादी कर दे। उमर शेख मिर्जा कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। वो खौफजदा था कि जवां साल औरत और मर्द की कुर्बत किसी वक्त भी कोई खौफनाक तूफान उठा सकती है। इसी तूफान के आसार देखकर उमर शेख मिर्जा ने अहमद जमाल को इस संगीन सूरतहाल से बाखबर कर दिया। साहब आलम, मेरी जाती हैसियत इस काबिल नहीं कि मैं शाही खानदान से रिश्ता कायम करने का ख्वाब देख सकूं। आलिया खुद इस हकीकत से गवाही देंगी कि मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं, मगर उनके लिए अपने दिल में कोई जज्बाती गोशा नहीं रखता। अहमद जमाल की तरफ से इनकार सुनकर उमर शेख मिर्जा का जहन मजीद उलझ गया और उसके चेहरे से परेशानी दिखाई देने लगी। साहब आलम, मैं तो एक कनीज की इज्जत व आबरू का भी लिहाज रखता हूं। हाकिम फरगाना को परेशान देख अहमद जमाल भी फिक्रमंद नजर आने लगा। और फिर आप तो मेरे मोहसिन हैं। अगर कभी मेरा जाविया निगाह बदल गया तो अपनी गस्ताख आंखों को हमेशा के लिए बुझा दूंगा। उमर शेख मिर्जा ने मुस्तरिब होकर अहमद जमाल के कांधे पर हाथ रख दिया। मुझे यकीन है फरजंद, तुम ऐसा नहीं करोगे। हाकिम फरगाना आलिया से खुलकर बात नहीं कर सकता था। मजबूरन उसने अपनी एक मोतमद कनीर ज़रे अलमास के जरिए आलिया पर इस हकीकत का इंकिशाफ करा दिया कि अहमद जमाल इससे कोई जज्बाती रिश्ता नहीं रखता। नतीजतन यही मुनासिब है कि वो किसी दूसरे रास्ते का इंतखाब करे। आलिया ने ज़रे अलमास के सामने आतिराफ कर लिया कि वो इस राज के बाखबर है, मगर फिर भी उसके जज्बों की रह गुजर तब्दील नहीं हो सकती। उमर शेख मिर्जा ने बहुत चाहा कि कतलग खानिम के गुस्से की आग सर्द हो जाए, लेकिन मलका फरगाना ने आलिया के इनकार को उना का मसला बना लिया था। बिलाखिर उमर शेख मिर्जा ने अपना फैसला सुना दिया। ना अहमद जमाल पर कसर शाही के दरवाजे बंद होंगे और ना आलिया यहां से कहीं और जाएगी। तुम दोनों को उनके हाल पर छोड़ दो। कतलग खानिम मगरूर और बददिमाग जरूर थी, मगर अहमक नहीं थी। उसने एक ही नजर में शोहर के बिगड़े हुए तीवरों को पहचान लिया और खामोश हो गई, मगर उसके सीने में भड़कने वाली नफरत व इंतकाम की आग कुछ और तेज हो गई थी। बाबर मिर्जा नो उमरी के बायस सूरतहाल को समझने से कासिर था, लेकिन अपनी मां को इंतहाई गैज और गजब की हालत में देखकर इतना जरूर जान गया था कि कसर शाही में कोई ना खुशगवार वाकया पेश आया है। जब बाबर ने कतलग खानिम से उसका सबब पूछा
तो मुल्का फरगाना की जबान बेकाबू हो गई। ये सब कुछ इस गुलामजादे की वजह से हो रहा है। कतला खानिम ने अहमद जमाल का नाम लेते हुए कहा, साहब आलिम तो फरमाते हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं। बाबर मिर्जा ने अपनी वालदा की तरफ देखते हुए कहा, आज से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। कतलग खानम ने बड़ी अय्यारी से अपने मासूम बेटे की समाअत में अहमद जमाल के खिलाफ नफरत का जहर टुपकाना शुरू कर दिया था। वो तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाला एक भिखारी है, जिसे साहब आलम की बेजा नवाजिशात ने इस काबिल बना दिया है कि अब वो खानदान शाही के वकार से खेल रहा है। मैं साहब आलम से बात करूंगा। बाबर मिर्जा मां की बातें सुनकर मुश्ताइल हो गया था। नहीं शहजादे, तुम साहब आलम से उसका जिक्र नहीं करोगे। कतला खानिम ने बाबर मिर्जा को तनबिया करते हुए कहा, बस तुम्हें मेरी यही नसीहत है कि हर वक्त इससे होशियार रहना। वो बहुत फरेबकार इंसान है। बाबर मिर्जा के चेहरे का रंग बदल गया और मासूम ज़हन में आंधियां सी चलने लगे। वो सोच भी नहीं सकता था कि चंद लम्हों में बरसों के रिश्ते बदल जाएंगे। इस वाकया के बाद जब एक दिन अहमद जमाल ने अंतहाई मोहब्बत आमेज लहजे में बाबर मिर्जा को भाई कहकर मुखातिब किया तो फरगाना के वली अहद का अंदाज बदल गया। अहमद जमाल, आइंदा मुझे शहजादा आलम कहकर पुकारा करो। तुम मेरे भाई नहीं, एक अदनी खिदमतगार हो। चंद लम्हों के लिए अहमद जमाल पत्थर का होकर रह गया। फिर उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट अभर आई। मैं शुक्रगुजार हूं, आज शहजादा आलम ने अपने और मेरे दरमियान कायम होने वाले बरसों पराने रिश्ते की वजाहत कर दी। बाबर मिर्जा अहमद जमाल के लफ्जों में पोशीदा अजीत को न समझ सका। कतला खानिम बाबर मिर्जा को अहमद जमाल से बदजन करने में कामयाब हो गई थी और अहमद जमाल इस रात सैयद मेहदी से सवाल कर रहा था, बाबा, मैं कब तक इस आजमाइश में मुब्तला रहूंगा? आलिया के सिलसिले में बज़ाहिर मलका फरगाना ने खामोशी अख्तियार कर ली थी, मगर दर पर्दा वो अपनी लावारिस भतीजी को मुख्तलिफ आज़ार पहुंचा रही थी। आलिया से तमाम मुराआत छीन ली गई थीं और अब वो कसर शाही में एक लोंडी की सी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन जब उम्र शेख मिर्जा की कनीज ज़र अलमास ने अपने आका को ये तकलीफ दह खबर दी तो वाली फरागाना के दिलो दिमाग जल उठे। फिर उसने आलिया से बात की तो वो बुलंद हौसला दोशीज़ा मुस्कुराने लगी। साहब आलिम, मैं आपसे उन छोटी छोटी बातों की क्या शिकायत करती। ये मामूली बात नहीं बैठी कि खानदान शाही की एक मोहतरम लड़की को गैरों की कुर्बान गाह पर भेंट चढ़ाया गया। उमर शेख मिर्जा के लहजे में गुस्से की तप्श भी शामिल थी और दिल का दर्द भी। मैं नहीं चाहती साहब आलम कि मेरी वजह से कसर शाही मैदान जंग बन जाए और मुमलकत के दुश्मन तमाशे से लुत्फ अंदोज हूं या सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करें। आलिया खानिम बड़े सब्र व इस्तिकामत मज़ाहिरा कर रही थी। बेटी, इससे तो बेहतर है कि तुम अपने वतन की तरफ लौट जाओ। अगरचा उम्र शेख मिर्जा अपने खुसर यूनुस खां बरादर निस्बती को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसने बड़े करब के आलम में ये मशूरा दिया था। दिल तो चाहता है साहब आलम, मगर क्या करूं कि अपने अहद से मजबूर हूं। आलिया खानिम ने झकी नजरों के साथ बहुत आहिस्तगी से कहा। कैसा अहद? उम्र शेख मिर्जा ने घबरा कर कहा और फिर कुछ सोचकर आलिया की तरफ से मुना फेर लिया। आलिया खामोशी से चली गई। एक हयादार दोशीज़ा हाकिम फरगाना को किस तरह बताती कि मगोलिस्तान चले जाने के बाद वो अहमद जमाल की दीद से महरूम हो जाएगी। अहमद जमाल भी इन तमाम बातों से बेखबर नहीं था। वो कई बार आलिया खानिम को शादी कर लेने का मशूरा दे चुका था, मगर आलिया किसी बात का जवाब न देती। जब से अहमद जमाल ने उसकी मोहब्बत को ठुकराया था, वो मुसलसल खामोश रहने लगी थी। रोजाना पाबंदी के साथ अहमद जमाल के कमरे में जाती, उसे कुछ देर तक बगूर देखती और चुपचाप वापस चली आती।